हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। आज हम लोग हिस्ट्री का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक टॉपिक शुरू करेंगे और बड़ा अच्छा टॉपिक है, स्टार्टिंग का टॉपिक है हमारा। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे यूरोपियन लोग भारत में आए थे, कैसे यूरोपियंस, जिनको हम लोग खास तौर पर हम लोग जानते हैं ब्रिटिश के तौर पर, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने भारत में एक लंबे समय काल तक रूल किया है। तो आज हमको उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि वो लोग स्टार्ट कैसे किए थे, आए कैसे थे इंडिया के अंदर, कैसे उन लोगों ने इंडिया की जर्नी को शुरू किया और इंडिया को फिर अपने कंट्रोल में लेने की शुरुआत की। तो जो हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं उसके अंदर हमारा टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। और इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे जब यूरोपियन की आने की शुरुआत हुई थी तो यूरोप अपने आप में कॉन्टिनेंट है बच्चे, महाद्वीप है। जैसे जिस दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है, तो हम लोग एशिया में हैं। तो इसी तरह से एक यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप की कंट्री से सिर्फ ब्रिटिश लोग भारत में नहीं आए, यूरोप की कंट्री से कुछ देशों से लोग भारत में आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पुर्तगाल से आए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेनमार्क से आए हैं, फ्रेंच से आए हैं मतलब फ्रांस से, या फिर ब्रिटेन से आए हैं, या फिर इसके अलावा बात करें नीदरलैंड जिसको हम लोग डच के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी भारत के अंदर कुछ लोग आए हैं। ये लोग आते क्यों थे इनकी बात करेंगे पहले, और फिर थोड़ा सा बात देखेंगे कि इन लोगों ने शुरुआत कैसे की है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप से ये लोग पहले नहीं आते थे भारत में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि लोग एंशियंट टाइम पर, मेडिवल टाइम पर नहीं आते थे इंडिया के अंदर, उससे पहले भी आते थे। आपने सुना होगा इंडिया पर एक अटैक हुआ था अलेक्जेंडर, सिकंदर का। वो लगभग अटैक जो हुआ था ना अलेक्जेंडर का 326 बीसी में हुआ था। ठीक है बच्चे, काफी पुराने समय पर हुआ था। और उनके निवेदन से एक शुरुआत हुई थी भारत और यूरोप के बीच में। और शुरुआत क्या थी कि भारत और यूरोप का ट्रेड शुरू हो गया था, आपस में व्यापार की शुरुआत हो गई थी। कहने का मतलब आज से लगभग लगभग 2300-2400 साल पहले ही व्यापार शुरू हो चुका था भारत और यूरोप का। वो लोग भारत से ज़्यादातर मसाले, स्पाइसेस, काली मिर्च, जब उसको ब्लैक पेपर कहते हैं, तो इन चीज़ों का ज़्यादा व्यापार करते थे। कॉटन क्लोथ्स, इन चीज़ों का ज़्यादा व्यापार करते थे। खाने पीने की चीज़ें हमसे लेते थे, बदले में हमको ज़्यादातर जो मेटल्स होते थे, सोना चांदी, ये चीज़ हमको प्रोवाइड करते थे यूरोपियन लोग। तो मामला ठीक चल रहा था। एंशियंट इंडिया में भी व्यापार हुआ, मेडिवल में भी चल ही रहा था। जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास आया उस समय पर भी व्यापार चल रहा था। लेकिन बीच में एक घटना घटित होती है, कुस्तुनतुनिया का डिक्लाइन। और ये घटना घटित होती है 1453 में। एक्चुअल में हुआ क्या, आप लोग जो मैप देख रहे हैं ना सामने प्यारे बच्चे, इस मैप में आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर है इंडिया में। ठीक है। हम इंडिया से इधर चलेंगे थोड़ा सा, देखो पर्शिया लिखा ना, तो यहीं पर एक कंट्री है टर्की। थोड़ा सा इधर जाएंगे आप, टर्की। और ये पूरा क्या है, यूरोप है या अफ्रीका है? जैसे ये पूरा टर्की वाला भाग आ जाता है, तुर्की है जिसको प्रेजेंट में बोल देते हैं। यहीं पर प्लेस है कुस्तुनतुनिया। हुआ क्या मामला, यहाँ पर एक बहस छिड़ गई जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में जब एक लड़ाई हुई, तो उसमें क्रिश्चियनिटी की जैसे हार देखने को मिली और इस्लाम जैसे जीत देखने को मिली वहाँ पर। तो इसका एक असर हुआ भारत के ट्रेड पर। असर ये हुआ कि जो ये लोग यूरोपियन लोग भारत से ट्रेड करते थे ना, वो इस रास्ते से करते थे भारत से ट्रेड। तो जो ये 1453 में जो कुस्तुनतुनिया में जो ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि जो यूरोपियन लोग हैं, ये लोग अब इंडिया से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं इस रास्ते से। उनका ट्रेड रुक चुका है इस रास्ते से, अब व्यापार रुक चुका उनका। लेकिन उनको व्यापार करना है। क्यों करना है व्यापार उनको? क्योंकि उनको हमसे सबसे ज्यादा काली मिर्च चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए। तो इस वजह से उन लोगों का जब व्यापार रुक गया, ट्रेड रुक गया, तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए कोई नए रास्ते तो होंगे, अगर ये रास्ता बंद हो गया कोई दूसरे रास्ते तो होंगे। तो कहा कि कोई समुद्री रास्ता खोजो जहां से हम लोग भारत में एंटर कर सके। ठीक है। तो समुद्री रास्तों की खोज शुरू हुई इस डेट के बाद, कुस्तुनतुनिया की डिक्लाइन के बाद। और हुआ क्या, यहाँ पर दो कंट्री आते हैं। जैसे यूरोप में आप देखेंगे ना, यहाँ पर दो कंट्री है, यहाँ पर इस वाले भाग में प्यारे बच्चे, यहाँ पर इस वाले भाग में तो स्पेन और पुर्तगाल। तो इन कंट्रीज ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई कि हम लोग भारत के लिए क्यों ना कुछ नए रास्ते खोज निकाले। और इनमें सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई स्पेन ने। और स्पेन निकला भारत की खोज के लिए, नए रास्तों की खोज के लिए। और वहां से एक व्यक्ति चला, कोलंबस। आपने नाम सुना होगा कोलंबस का। हालांकि वो व्यक्ति तो पर्सन तो इटली का था, लेकिन वो स्पेन की तरफ से चला। लेकिन वो जब चला ना बच्चे, तो वो भारत की खोज के लिए निकला तो इस तरफ निकला, ऐसे निकला। और आगे देखेंगे ना आप यहाँ पर मैप में, तो यहाँ पर ऐसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो जब निकला ना, वो
इस तरफ टकराया आकर, और जब वो इधर टकराया आकर, तो उसको लगा कि वो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर पहुंचा है, कि उसको लगा कि वो ऐसे घूमकर भारत के इस तरफ आ गया। लेकिन ये उसका वहम था। वो किस तरफ गया? वो यूएसए की तरफ गया, अमेरिका की तरफ गया। और कहा जाता है कि कोलंबस ने यूएसए की खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। निकला वो भारत के लिए नए रास्ते के लिए था। उसके बाद पुर्तगाल इसी के पीछे कंट्री, ऐसे आगे और पीछे स्पेन ऐसे। तो पुर्तगाल ने जिम्मेदारी उठाई, और पुर्तगाल की तरफ से पहले एक पर्सन निकला, बार्थोलोमियो डियास, भारत के लिए नए रास्ते की खोज में। और वो ऐसे होता हुआ यहाँ तक पहुंचा, जो अफ्रीका ना, अफ्रीका ये इंडिया जैसे, तो अफ्रीका के सबसे नीचे वाले भाग तक पहुंचा था। तो इसको नीचे वाले भाग को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, अंतरीप, उत्तरमासा अंतरीप बोल देते हैं इसको। जैसे हमारे वाले को बोल देते हैं कन्याकुमारी, ऐसे ही इसको केप ऑफ गुड होप या उत्तरमासा अंतरीप बोल देते हैं बच्चे। तो बार्थोलोमियो डियास यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे वो भी नहीं जा पाया। फिर उसके बाद जो जिम्मेदारी उठाई, पुर्तगाल का ही एक पर्सन है, उनका नाम है वास्को डी गामा। आप सभी ने सुन रखा है। तो वास्को डी गामा इस खोज के लिए निकला, और वास्को डी गामा यहां तक पहुंचते हुए, इस रास्ते से होते हुए, इस प्रकार से, और भारत के केरल के पास पहुंचा, कालीकट में, केरला में। तो और भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज उन्होंने कर दी। तो यहाँ से शुरुआत होती है यूरोपियन लोगों के भारत आने की। जो यूरोपियन लोग या देश जो भारत में आना चाह रहे थे, क्यों आना चाह रहे थे? क्योंकि जो ट्रेड रुक चुका था मिडिवल टाइम पर, उस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए एक नए रास्ते से, क्योंकि उनको हमारी बहुत ज़रूरत थी बच्चे। उन लोगों को ब्लैक पेपर चाहिए था, काली मिर्च चाहिए था, उन लोगों को मसाले चाहिए थे। काली मिर्च भी खासकर उनको इसलिए चाहिए होता था क्योंकि वो लोग जैसे ज़्यादा सी फूड का ज़्यादा यूज करते हैं, जो समुद्री खाना होता है ना, जैसे मछली वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा यूज करते थे खाने में। तो उस सी फूड को प्रिजर्व रखने के लिए उसके ऊपर काली मिर्च का लेप लगाते थे, लेप। तो उसके लिए उनको काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब रास्ता रुक गया, तो वो चीज़ जा नहीं रही है, तो काम कैसे चलाई? तो फिर नए रास्तों की खोज शुरू हुई, जिसमें किसको एक सफलता हासिल हुई? वास्को डी गामा को भारत तक आने में सफलता हासिल हुई। इसलिए कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की है, न कि भारत की खोज की है। भारत तो बहुत प्राचीन समय से भाई बहुत समृद्ध देश रहा है, हमारा प्यारा भारत तो बहुत पुराने समय से, लेकिन उन्होंने एक समुद्री रास्ते की खोज की है यहाँ पर। और कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बार्थोलोमियो डियास, मैंने आप लोगों के सामने अभी जिक्र किया था, जिन्होंने उत्तरमासा अंतरिप की खोज जिन्होंने की है, केप ऑफ गुड होप की खोज की है। पुर्तगाली नाविक था, लेकिन ये भारत तक नहीं पहुंच पाए थे पूर्व में, वो उत्तर महासांतरिप तक ही पहुंच पाए थे। कोलंबस नाम के व्यक्ति भी निकले थे 1492 में, लेकिन ये व्यक्ति अमेरिका की तरफ चले गए, इस वजह से अमेरिका की खोज इन्होंने की है। और आज कहते हैं कि जो अमेरिका में ओरिजिनल लोग आज भी है ना, उनको रेड इंडियन बोला जाता है। क्योंकि जो ये गए थे ना कोलंबस, इनको भी लगा था कि वो इंडिया पहुंच चुके हैं, कि वो इंडिया के पूर्वी तट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इनकी मिस्टेक थी, ये यूएसए की तरफ गए थे। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो अमेरिका है उसके मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड इंडियन के नाम से इनको जाना जाता है, कोलंबस का नाम आता है वहाँ पर बच्चे। और बार्थोलोमेव डियास ने अफ्रीका का जो ये बड़ा पार्ट है इसकी खोज की थी। अब आता है हमारे लिए कौन? हमारे लिए आते हैं सबसे पहले वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के एक नाविक थे जो भारत तक पहुंचे। ये बात भी आप लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी एक बात और हम लोग एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। अब खोज तो हो चुकी है एक नए रास्ते की, भारत के लिए समुद्री रास्ते की। तो सबसे पहले आया पुर्तगाल, उसकी तरफ से वास्को डी गामा ने शुरुआत की थी बच्चे आने की। उसके बाद एक कंट्री आया डच, जो नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच बोल देते थे, तो उस कंट्री से भारत के अंदर लोग आए। ब्रिटेन, ब्रिटिश, अंग्रेज, जिसको अंग्रेजों के नाम से आप जानते हो ना, जिनका भारत पर ठीक ठाक समय तक शासन रहा है, उनके बारे में। डेनमार्क से फिर लोग आए, फ्रेंच, फ्रांस से लोग आए। तो इन 5 कंट्री से भारत के अंदर यूरोपियन लोग आए हैं, ट्रेड करने के लिए आए हैं, ट्रेड किया है। और फिर उनमें सक्सेसफुल कौन हुआ सबसे ज़्यादा? ब्रिटिश लोग। और ब्रिटिश लोग भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कर लिए थे, प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिए थे भारत के अंदर ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो आपसे कई बार ऑर्डर पूछ लेता है कि बताइए, आप क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज, डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन, और फिर फ्रेंच लोग आए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? पोर्तुगीज लोगों की। ठीक है। और जब हम लोग पुर्तगीज लोगों की बात करते हैं, पुर्तगाली लोगों की बात करते हैं, तो पुर्तगाली लोगों की तरफ से जो पहला पर्सन इंडिया की तरफ आया था, वो 1498 में वास्को डी गामा, जिनका नाम आप जानते हैं, वो आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, 1498 में आए थे बच्चे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, पुर्तगीज लोग भारत से 1961 में गए थे।
देखो हम लोग कहते हैं कि 47 में हमको फ्रीडम मिला, बिल्कुल मिला भाई। फ्रीडम किससे मिला? हम लोग जो ब्रिटिश लोग थे भारत से चले गए थे, उनको निकाल दिया गया था भारत से। तो जो ब्रिटिश लोग गए थे उसको हम लोग फ्रीडम के रूप में मानते हैं। लेकिन जो पोर्तुगीज लोग थे ना बच्चे, ये लोग आज़ादी के बाद भी भारत में रहे हैं। जो गोवा वाला क्षेत्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, उस वाले भाग में रहे हैं ये लोग। तो ये लोग 1961 में भारत से निकले थे। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि कब भारत से गए 1961 में, और किस वाले भाग में रहते थे लास्ट टाइम पर? जो गोवा वाला मेन पार्ट है इनका, गोवा, या इसके अलावा दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, उस वाले पार्ट में भी रहते थे बच्चे। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि इन पांचों में से, जो पांच सामने अभी अभी हमने देखे हैं ना, इन पांचों में से कौन सबसे ज्यादा समय तक भारत में रहा है? अगर ये बात कहे तो इन पांचों में पुर्तगाली लोग भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं, क्योंकि ये लोग सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, तो बहुत लंबे समय तक रहे हैं। एक्चुअल में एक बात आपको बता दूं मैं बच्चे, जो पुर्तगीज लोग हैं ना, ये भारत में मुगलों से भी पहले आ गए थे। मुगल तो भारत में 1526 में आए थे, 1526 में। ये उससे भी पहले आ चुके थे भारत के अंदर, जो पुर्तगीज लोग थे बच्चे। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात इन्हीं के बारे में हम लोग कर लेते हैं, पुर्तगीज लोगों के बारे में। वही बात, सबसे पहला पर्सन कौन आया? तो अभी अभी हमने बात, बार्थोलोम्यू डियास ने कोशिश की थी, कोलंबस ने भी कोशिश की थी, लेकिन जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं वास्को डी गामा। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि कौन आया था, किस समय आया था, और चुटकुले भी आप सुनते आ रहे हो कि सर्दियों के समय पर आया था, कोट पहन रखा था। बचपन से आप किताबों में, एनसीईआरटी की हमारी किताबों में देखते हो वास्को डी गामा का नाम, तो वही वास्को डी गामा है। ठीक है बच्चे, तो वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया, भारत आए। ठीक है, मई का महीना था, 1498 का वो ईयर था। और कहां पर आए? कालीकट में पहुंचे। कालीकट कहां पड़ता है बच्चे? केरला के अंदर, केरला में पहुंचे। ठीक है, केरल के एक राजा जैसे आते हैं ना देखने में, वहां के राजा को कहते हैं जमोरीन। हालांकि उनका टाइटल है वहां के राजा का जमोरीन। कहाँ का? केरला का, कालीकट का, जो कालीकट वाला क्षेत्र है ना वहां। तो जमोरी ने इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा के, आइए वास्को डी गामा, आपका भारत में स्वागत है। हालांकि एक अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति थे, वास्को डी गामा उनकी मदद से कालीकट के तट तक पहुंचे थे। और मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था बच्चे कि वो किस प्रकार से भारत की तरफ पहुंचे हैं। ये वाला हमने यहाँ से जैसे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, केप ऑफ गुड होप के बाद इस प्रकार से यहाँ से ऐसे पहुंचे वो। ठीक है बच्चे, बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो पूछे किसकी मदद से आए थे? अब्दुल मजीद की मदद से आए थे। और किस राजा ने स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरी ने उनका स्वागत किया था। हालांकि जमोरी ने उनकी उपाधि होती थी, टाइटल होता था, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ से कुछ चीजें इकट्ठा की, खासकर काली मिर्च वगैरह, और इकट्ठा करके वापिस गए यूरोप में, पुर्तगाल में। और वापिस जाकर उनको 60 गुना दामों पर बेचा। मतलब कि 100 रुपए का सामान खरीदा है बच्चे, और कितने का बेच रहा है? 6000 का सामान बेच रहा है। क्या गजब प्रॉफिट है। मतलब 100 रुपए का सामान खरीद कर 6000 का बेच रहा है। चलो माने 200 का प्रॉफिट हो जाए, 500 का हो जाए, इनको तो प्रॉफिट हो रहा है 60 गुना। तो क्यों ना आना चाहेंगे फिर दोबारा? तो 60 गुना दामों पर प्रॉफिट हुआ, फिर दोबारा फिर आए। क्यों ना आना चाहेंगे? आएंगे भाई, जब इतना प्रॉफिट हो रहा है तो। अथाह प्रॉफिट है। तो ये थी वास्को डी गामा तक की कहानी जो हमने बात की। अब देखो आगे की कहानी। अब इन्होंने आना तो शुरू कर दिया, नया रास्ता मिल गया। अब जितने 5 लोग आए ना, पांचों में कॉमन चीज है बच्चे। और कॉमन चीज क्या है? सभी लोग एक कंपनी बनाते थे। कंपनी का नाम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी। प्यारे बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों होता था भाई? जैसे आप लोगों ने देखा ना मैप में, जो हमारा प्यारा भारत है ना, आप इधर चलेंगे, जैसे ये पूरा एशिया वाला, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट आ जाएगा। आप उधर चलेंगे यूरोप वाला, और नीचे अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा। तो जो यूरोप है ना, यूरोप से भारत किस तरफ पड़ता है? ईस्ट की तरफ पड़ता है बच्चे, पूर्व की तरफ पड़ता है, पूर्व की तरफ पड़ता है। तो इनकी कंपनी का जो नाम होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे उस देश का नाम लग जाता था जिस देश से वो कंपनी आई है। फॉर एग्जाम्पल, पुर्तगाल से लोग आए तो एक कंपनी बना लिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बच्चे ऐसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, सारी कंपनियां ऐसे भारत में आती थी, ट्रेड करती थी। फिर ये लोग अपनी फैक्ट्री खोलते थे, फैक्ट्री ओपन करते थे। इनकी जो कंपनी आती थी वो, जैसे वास्को डी गामा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आते हैं, और आकर क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ों की शुरुआत करेंगे और एक फिर फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री क्या होती थी?
अब फैक्ट्री के नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होगा जहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जाती होंगी, कोई प्रोडक्ट बनाए जाते होंगे, लेकिन नहीं। जो फैक्ट्री होती थी ना बच्चे, वो एक टाइप से गोडाउन होता था जहां पर चीजों को स्टोर किया जा सके, स्टोरेज रूम। कहना का मतलब, जब ब्रिटिश लोग है ना, मान लो ये ज्यादातर समुद्री किनारे के आसपास फैक्ट्री खोलते थे। मान लो उन्होंने कालीकट में फैक्ट्री खोल ली, कोचीन में खोल ली, गोवा में खोल ली, मुंबई में खोल लिया, चेन्नई में खोल लिया, इस प्रकार से आसपास के समुद्री इलाकों में फैक्ट्रियां खोलते थे। फैक्ट्री मतलब एक बिल्डिंग बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, आसपास से सामान खरीदेंगे, और सामान खरीद कर उस फैक्ट्री में स्टोर करेंगे, और स्टोर कर कर एक ही बार में उसको जहाज में लोड कर कर कहाँ ले जाएंगे? यूरोप ले जाएंगे, एक ही बार में उसको लोड करके। ठीक है बच्चे। तो फैक्ट्री क्या होता था? एक प्रकार से एक ऐसा प्लेस होता था जहां पर एक तो ये लोग अपना सारा जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, सामान है, उनको स्टोर करते थे। दूसरा, इनके रहने वहने की व्यवस्था होती थी, जहां पर इनके सैनिक वैनिक भी होते थे जो उसको सामान की सुरक्षा भी कर सके बच्चे। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस नहीं है, एक प्रकार से गोडाउन टाइप है। तो क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि हमसे क्या चीज बनती है एग्जाम के अंदर, कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, कब भारत में आई, या फिर इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर खोली। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। अभी तक तो क्वेश्चन क्या बनेगा? केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले कौन सा यूरोपियन आया? पोर्तुगीज आए। सबसे बाद में कौन आया? फ्रेंच आए। बार्थोलोमेओ डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की है। या फिर पहला पुर्तगीज कौन सा भारत में आया था समुद्री रास्ते से? वास्को डी गामा आया था। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका के लिए एक रास्ते की, अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के मूल निवासियों किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है बच्चे। तो अभी तक तो ये क्वेश्चन थे। एक दूसरे व्यक्ति थे पुर्तगीज, पेड्रो एल्वाराज कैब्रेल नाम के व्यक्ति थे, ये भी भारत में आए थे, दूसरे सेकंड पुर्तगीज थे, इनके आने का क्रम था। ठीक है। तो वही चीज आ गया, कंपनी जो हमने अभी भी बात की, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चे। और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1498 में बच्चे। पहली बात तो ये है, 1498 में बनी है। अब ये भारत में आ चुके हैं। अब ये क्या करेंगे? अपनी फैक्ट्री लगाएंगे कहीं ना कहीं। तो पहली फैक्ट्री जो इनकी है वो आती है कोचीन में, केरला के अंदर, 1503 में बच्चे। और दूसरी फैक्ट्री आती है कन्नूर। दोनों ही प्लेस केरल में पड़ते हैं, ये बात ध्यान में लेना, कोचीन भी और कन्नूर भी। और यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली है। अच्छा, फैक्ट्रियां तो बहुत सारी ओपन करते थे, लेकिन हमें पहली और दूसरी फैक्ट्री ज्यादा ध्यान रखनी है, जो हमसे ज्यादातर चीजें पूछता है कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी बच्चे। ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी इसके बाद। ठीक है। दूसरी चीज, अब फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है जो खासकर पोर्तुगीज और ब्रिटिशर से ही बनता है। इनकी जो कंपनी होती थी ना बच्चे, उस कंपनी कोई ना कोई गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय होते थे। अब अंग्रेजों के तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, एक नाम आपने सुन रखा होगा, माउंट बेटन। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर भारत के वॉइस रॉय थे, अंग्रेजों की तरफ से लास्ट वॉइस रॉय थे भारत के, 1947 में। ठीक है। कुछ नाम आप लोगों ने शायद सुने भी हो, डलहौजी, वेलेजली, विलियम बेंटिक, ऐसे ऐसे नाम आप लोगों ने सुने भी हो। तो ऐसे ही इनकी कंपनी के लोग गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय इनको बोल देते थे, तो ये होते थे। तो आपको थोड़ा सा ये पढ़ना है कि पोर्तुगीज कंपनी थी जो, इसके वॉइसरॉय कौन कौन से थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें हमें 3 वॉइसरॉय पढ़ने होते हैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब ये वॉइसरॉय का काम क्या करेगा? ये जो कंपनी है उसको पूरा रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा बच्चे। ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहले वॉइसरॉय आते हैं किसके? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वॉइसरॉय ये आते हैं। पहली बात तो ये है। देखो, पूरा नाम कभी ध्यान हो भी नहीं पाता क्योंकि हम लोग विद्यार्थी के तौर पर हैं, तो आप लोग अल्मीडा जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चे, शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी, अल्मीडा से ध्यान रख लेना, पहले वॉइस रॉय हैं। ठीक है ना। आपको 3 है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एक अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, और एक है नीनो डी कुना बच्चे। ठीक है, नाम थोड़े से बड़े बड़े से हो जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी, शांत जल नीति। अब ये शांत जल नीति क्या होती है, इसकी बात अभी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि गुजरात के शासक में चोल युद्ध के नाम से था, उसमें पराजित भी हो गए थे, हार भी गए थे बच्चे। ठीक है। देखो, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी जो इन्होंने दी थी, क्वेश्चन बन जाता है, पहले वॉइसरॉय कौन थे, ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो, जब पोर्तुगीज लोग भारत में आए ना बच्चे, तो इस समय
जो उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत है जो ये वाला पूरा, इसमें एक दिल्ली सल्तनत चलती थी, दिल्ली सल्तनत बच्चे। और दिल्ली सल्तनत में भी एक डायनेस्टी थी, वंश होता था लोधी वंश। लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत इसका पूरा नाम होता था, और उसमें भी एक वंश था लोधी वंश। और लोधी वंश में भी एक राजा थे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सिकंदर लोधी इस समय राजा थे जब पुर्तगाली लोग भारत में। जो ये साउथ इंडिया वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक एम्पायर चलता था, और एम्पायर का नाम था, बात करें, विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर। ठीक है बच्चे, विजयनगर साम्राज्य जो था। और विजयनगर साम्राज्य में एक राजा थे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय काफी मजबूत राजा, बड़े राजा, प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। ऊपर थे कौन, सिकंदर लोधी, और नीचे कौन बैठे, कृष्णदेव राय। अब पुर्तगाली लोग भी भारत में एंटर कर रहे हैं, अब ट्रेड करने के बहाने से आ रहे हैं, ट्रेड ही कर रहे हैं, कोई भारत में रूल तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो अल्मीडा है ना, इन्होंने कहा कि देखो जमीन है ना, पूरी जमीन पे बड़े बड़े राजा बैठे हैं, जमीन को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा इस पानी पे ध्यान दिया जाए, जो पानी है, इधर भारत के अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है बच्चे, तो क्यों ना इस पानी पे ध्यान दिया जाए और पानी वाले क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्योंकि भारत के राजाओं की नेवी जो जल सेना है वो है नहीं इतनी मजबूत। भारत के राजा ज्यादातर जमीन पर बहुत पावरफुल है, और भारत के राजा जमीन पर ही पावरफुल ज्यादा थे। क्यों, जैसे मराठा चोल, इनकी तो सेना, जल सेनाएं रही हैं, नेवी रही है, क्योंकि भारत के राजाओं को जरूरत नहीं थी बाहर, हमारे यहाँ पर ही बहुत सारे रिसोर्सेज थे प्यारे बच्चे, इतने संसाधन थे कि हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी, तो हमें जमीन से बहुत सारे संसाधनों की पूर्ति हो जाती थी। तो यहाँ पर जो था, पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जे की जो उन्होंने शुरुआत की, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, शांत जल नीति, कि हम लोग इस पे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेते हैं। और ऐसा किया पुर्तगालियों ने, उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी नेवी को मजबूत करके एक कार्टेज सिस्टम लागू किया। कार्टेज, कार्टेज क्या होता था, जैसे कोई भी जहाज यहाँ से आएगा, तो वो जब वो जहाज आएगा तो जहाज को शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में पुर्तगालियों को देना पड़ेगा, और पुर्तगाली उस जहाज की सुरक्षा भी करेंगे, डाकू वगैरह इन सब से। तो पुर्तगाली समुद्र में मजबूत हो रहे थे भारत के अंदर सबसे पहले। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इसके बाद दूसरी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैंने कहा था एक अल्बुकर्क है, एक नीनो डी कूना है, और एक अल्मीडा हमने पढ़ लिया। सेकंड वॉइसरॉय हैं, द्वितीय वॉइसरॉय हैं, एक तो ये बात होगी बच्चे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इनको बोल देते हैं, एक्चुअल फाउंडर। एक्चुअल फाउंडर बोलते क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने कई चीजों की शुरुआत की है, स्टेबिलिटी दी है पुर्तगालियों को भारत में, इसलिए एक्चुअल फाउंडर इनको बोल देते हैं। कोचिन को कैपिटल बनाया इन्होंने, देखो जो कोचिन है ना, कोचिन को राजधानी बनाया प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने गोवा को जीता, ही वॉन गोवा। एक बीजापुर के शासक थे, बीजापुर भैया एक लोकल हमारा स्टेट, बीजापुर के शासक से इन्होंने किसको जीत लिया, गोवा को जीत लिया बच्चे। गोवा इनके पास आ गया, और कोचिन को इन्होंने राजधानी बना लिया। गोवा इसलिए हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि एक समय के बाद पुर्तगालियों का जो मेन सेंटर रहेगा ना, वो गोवा ही रहेगा। ये लोग गोवा को कैपिटल बना लेंगे एक समय के बाद, और 1961 तक ये लोग फिर गोवा में ही रहे हैं, मेन सेंटर इनका गोवा ही रहा है। तो बच्चे इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, देखो ये वाले पॉइंट तो छोड़ दीजिए, और गोवा वाला पॉइंट हमारा हो ही गया। इनको एक्चुअल फाउंडर क्यों कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो एक तो इन्होंने कोचिन को राजधानी बनाया, गोवा को जीत लिया। एक इन्होंने, जो पुर्तगाली लोग थे ना, उनको ये कहा कि आप अगर भारत में स्टैब्लिश होना चाहते हो ना, तो भारतीय महिलाओं से शादी करो, यही की संस्कृति में आप रम जाओगे। कहने का मतलब है, ये लोग एक कल्चरल रूप से भारत में स्टैब्लिश होना चाह रहे थे, भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सांस्कृतिक रूप से। देखो किसी भी देश को अगर कंट्रोल में करना बच्चे, तो उसके कई तरीके होते हैं। एक होता है राजनीतिक तरीका, पॉलिटिकल, कि वहाँ के राजा पे अटैक करो, उसको हराओ, और उस देश पे कब्जा कर लो, उस क्षेत्र पे कब्जा कर लो। एक होता है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, कि उस देश को इतना कर्जा दे दो कि वो कर्ज से उभर ही ना पाए, और उसको अपनी जो सोवर्निटी है, जो संप्रभुता है, जो स्वतंत्रता उसकी, उसको सौंपनी पड़े आपको। तीसरा होता है सांस्कृतिक रूप से, कि आप उस देश के कल्चर में इंटरफेयर कर दो,
और धीरे धीरे वहां की संस्कृति को अपने नियंत्रण में ले लो। ठीक है, तो ये इन्होंने शुरुआत की थी, हालांकि इसका अपोज हुआ और पुर्तगाली लोग फेलियर भी हुए फिर इस चीज में, लेकिन इन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की किसको, पुर्तगालियों को, तो एक्चुअल फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं इनके। आगे बात करते हैं निनोडी कुना, जो थर्ड वॉइसरॉय इनके माने जाते हैं। टाइमलाइन इनकी 1529 से 1538 के बीच में हुई थी। दूसरी बात जो हम लोग करें, इन्होंने कोचिन से गोवा को राजधानी शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा था ना एक समय के बाद इनकी राजधानी क्या बन जाएगी, गोवा, स्थानांतरित कर दिया था कोचिन से गोवा 1530 के अंदर। जो बसीन और दीव है, मतलब जो दमन एंड दीव वाला पूरा पार्ट है ना, उस पे इन्होंने कब्जा एक प्रकार से कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है ना। गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, इनको मार दिया था इन्होंने। एक युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, युद्ध भी क्या हुआ था, दोनों की एक मुलाकात में इन्होंने इनको मार दिया था एक जहाज के ऊपर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। हमारा जो पुर्तगालियों के बारे में लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पुर्तगाली भारत में 1498 में आना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने भारत में कुछ चीज़ों की शुरुआत की है बच्चे। अब किस किस चीज़ की शुरुआत की है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब कुछ फार्मिंग है, हर घर में बनता भी आलू, पोटैटो। ठीक है बच्चे, तो आलू पुर्तगाली लोग लाए थे भारत के अंदर। दो फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक पोटैटो और एक टबैको, आलू और तंबाकू। बाकी तो फिर भी कम, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पपीता मक्का इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। लेकिन तंबाकू और आलू आपसे बार बार पूछता है कि तंबाकू की शुरुआत भारत में किसने की थी, क्योंकि बाद के राजाओं ने है ना तंबाकू को बैन भी किया भारत में। जैसे जहांगीर का नाम सुने होंगे आप लोग, अकबर का ही बेटा था, मुगल एम्पायर थे, उन्होंने तंबाकू को बैन किया भारत के अंदर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की, जापान से ट्रेड किया इन्होंने, उसकी शुरुआत की, तो भारत का ट्रेड शुरू हो गया। ठीक है ना। जहाज निर्माण कला, शिप बिल्डिंग, इसकी शुरुआत की, क्योंकि भारत में नेवी ट्रेड वाला, भारत के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, तो जहाजवाज निर्माण की इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो इनको ज़्यादा जरूरत थी तो इन्होंने शुरुआत कर दी, तो भारत में भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया भारत में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पहला प्रिंटिंग प्रेस है 1556 में, कहाँ पर बच्चे, प्यारे बच्चे, गोवा के अंदर। अच्छा, अंग्रेज लोग तो 1608 में आए थे भारत में, ये तो 1498 में आ गए थे। और अंग्रेज लोगों को तो प्रिंटिंग प्रेस 1684 में लगा था बॉम्बे में, 1684 में लगा था जाकर, प्यारे बच्चे। और इनका कब लग रहा है, 1556 में, काफी पहले। और कहाँ पर, गोवा में, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट थे प्यारे बच्चे पुर्तगालियों के। तो प्रिंटिंग प्रेस छपी भी आपके सामने, कुछ इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पर यूज होती थी। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बड़ी अच्छी प्रिंटिंग प्रेस आती है, मतलब पहले, अब तो अलग तरह की आ चुकी है, अब तो मॉडर्न टाइम ज़्यादा आ चुका है। तो प्यारे बच्चे, ये पुर्तगालियों की थोड़ी सी कहानी थी जो आप लोगों ने बात की। क्या क्या बात की हम लोगों ने, क्यों उन्होंने, यूरोपियन लोगों ने भारत के लिए नए रास्तों की खोज की है, उसका रीजन है क्योंकि बीच का रास्ता रुक गया था, जमीनी रास्ता, तो समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी। यूएसए की खोज कैसे हुई, उसके लिए रास्ते की खोज कैसे हुई, वो भी हमने बात कर ली, कोलंबस की। भारत में कौन सा पहला यूरोपियन आया समुद्री रास्ते से, वास्को डी गामा पहुंचा, ये बात कर ली। उनकी एक कंपनी होती थी, वो अपनी फैक्ट्री खोलती थी, उस कंपनी के कुछ वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल हो सकते हैं, जो हमने बात की। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसके अलावा उनका क्या योगदान हो सकता है वो हमने बात की, और उनकी राजधानी कौन सी थी हमने बात की। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये था पुर्तगालियों के बारे में पूरा डिटेल, जो भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। अब बात करते हैं हम लोग, इनके बाद कौन आए थे दूसरे नंबर पर, डच लोग। डचों की बात करेंगे। ठीक है, डचों से ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो जो डच लोग भारत में आए, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले नीदरलैंड जो कंट्री है, उसी के निवासियों को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, डच। एक कार्नेलिस हाउटमैन नाम का व्यक्ति है जो पहला डच है जो इंडिया की तरफ पहुंचा। पहुंचा तो वैसे इंडोनेशिया कंट्री, अभी जैसे हमारा भारत है ना, तो इधर हमारा अंडमान निकोबार है, तो इधर ही देखेंगे इंडोनेशिया है ये वाला। तो पहुंचा तो यहाँ था, सुमात्रा का आइलैंड है, वहां पर पहुंचा था। ठीक है ना। तो उसके बाद इनकी एक कंपनी बनी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में बनी। और ये कंपनी भारत में पहुंच गई 1605 में। ठीक है बच्चे, और 1605 में आके क्या करेगी, अपनी फैक्ट्री ओपन करेगी। और फैक्ट्री कहां पर ओपन की इन्होंने, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ अदर फैक्ट्रियां खोली, जैसे पुलिकट में खोली, और पुलिकट को एक समय के बाद हेडक्वार्टर भी बना लिया। पुलिकट भी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुलिकट भी। और दूसरी बात, पुलिकट
में ही प्यारे बच्चे आज हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष जो हमारा स्पेस सेंटर है, जहाँ से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, वो भी है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो जो ये डच लोग थे ना प्यारे बच्चे, अगर इनकी बात करें, देखो जो पुर्तगीज लोग आए, पुर्तगाली लोग आए, वो रहे भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जो ये डच लोग आए, ये लोग रहे भारत के पूर्वी भाग में, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में रहे, और ये इस वाले भाग में रहे। पहले बात तो ये है, ये वाले इस वाले भाग में क्यों रहे हैं? क्योंकि इधर जो इंडोनेशिया पड़ता था ना, तो इनको इंडोनेशिया भी नजदीक पड़ता था, और ये लोग इंडोनेशिया में भी ट्रेड करते थे। इस वजह से इनका उस वाले भाग में ज्यादा बसना शुरू किया इन्होंने। आंध्र प्रदेश के भाग में इन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू की। एक नेगापट्टनम भाग है, वहां पर भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई, फिर बाद में मुखल्ले भी बनाया। दूसरा, जो डच लोग थे ना, इनकी फैक्ट्रियों को एक नाम से जानते थे लोग, अपनी फैक्ट्रियों को एक नाम देते थे, और नाम था फैक्टर। फैक्ट्री से फैक्टर हो जाएगा बस, मतलब कई बार अगर आपसे पूछा कि किन की फैक्ट्रियों को फैक्टर के नाम से जानते थे, तो वो कौन थे? वो डच लोग थे, जिनकी फैक्ट्रियों को फैक्टर के नाम से जानते थे प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि जो डच थे ना, ये मुख्यतः किस प्रकार का व्यापार करते थे, किस प्रकार का, किस टाइप का ट्रेड करते थे बच्चे? ठीक है ना, तो टू टाइप का, दो प्रकार का ट्रेड करते थे मुख्यतः। और कौन कौन सा? एक सूती कपड़े का, कॉटन टेक्सटाइल का, और एक इंडिगो का, नील का। सफेद कपड़ों में जो सफेदी लाए, उजाला, पहले बहुत एडवर्टीजमेंट चलता था, वही नील। तो सूती कपड़ा और नील की खेती मुख्यतः, सॉरी, व्यापारी लोग मुख्यतः करते थे भारत से। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है। भारतीय कपड़ा ना, जो इंडियन टेक्सटाइल है, उसको एक्सपोर्ट का आइटम बनाने का श्रेय, क्रेडिट जो दिया जाता है ना, निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, वो डचों को ही दिया जाता है प्यारे बच्चों। ये श्रेय डचों को ही मिलता है कि उन्होंने भारतीय जो कपड़ा है उसको इंटरनेशनल बाजार में उतार दिया, ये इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब बनी, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर खोली, और कुछ पुलिकट की फैक्ट्री ध्यान रख लेना प्यारे बच्चे, क्योंकि ये हेडक्वार्टर के रूप में था। हालांकि नेगापट्टनम कम इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा पुलिकट ज्यादा इंपोर्टेंट आ जाता है। और इनकी फैक्ट्री को किस नाम से जानते थे? फैक्टर के नाम से जानते थे। और एक किस प्रकार का ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा, किनको भारतीय कपड़े का एक्सपोर्ट आइटम बनाने का क्रेडिट मिलता है भारत में? तो डच लोग थे। ऑप्शन आ जाता है पुर्तगीज, डच, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तब वो क्या चूज करना पड़ता है बच्चे? डच। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी। अब दूसरी बात, अब इसके बाद कौन आ जाएगा? ब्रिटिश लोग भी आ जाएंगे, उसके बाद डेन लोग भी आ जाएंगे, उसके बाद फ्रेंच लोग भी आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। अब ये पांचों लोग भारत में बसने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और पांचों आपस में कॉम्पिटिटर भी हैं। भारत के राजाओं से अभी इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपस में कॉम्पिटिटर है प्यारे बच्चे। और जब आपस में कॉम्पिटिटर हैं, तो आपस में बिना लड़े रुकेंगे भी नहीं, लड़ेंगे भी, एक दूसरे को नीचे दबाने की कोशिश भी करेंगे, बाहर से निकालने की भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पांचों रहेंगे तो मुनाफा बंटेगा पांचों में, सब अपने अपने हिस्से का ट्रेड करते रहेंगे तो मुनाफा कम होगा। अगर कोई एक रहेगा, दो रहेंगे, तो उसमें मुनाफा ज्यादा होगा। तो ब्रिटिश लोग जब आए थे, तो इनकी बहस इन सबसे चलती थी। तो ब्रिटिश लोग भी आज, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जब वो आए तो आ चुके थे, तो डच लोग भी थे, पुर्तगीज लोग भी थे। अब पुर्तगालियों से भी लड़ाई हुई ब्रिटिश लोगों की, उन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया, और पुर्तगालियों को गोवा तक सीमित किया, गोवा में ही फिर पुर्तगाली लोग रहने लगे, भारत के दूसरे भागों में नहीं रहे। अब डच लोग भी फैल रहे थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो बड़ा पार्ट है ना, इस वाले भाग में तेलंगाना वाला पार्ट है। हुआ क्या, दोनों की बहस हो गई, एक बेदरा का युद्ध हो गया बच्चे, बेदरा का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध हुआ 1759 में, 1759 में ये युद्ध हुआ। और जिस ईयर में युद्ध हुआ, किसके बीच में? डच और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें कौन जीत गया? ब्रिटिश लोग जीत गए। बस यहां से कहानी पलट गई डचों की भारत में। जो बेदरा बंगाल की तरफ पड़ता है, जो युद्ध हुआ ना, बेदरा का युद्ध, इस युद्ध में जब डच लोग हार गए ना, तो इतनी बुरी तरह से हारे कि डच एक प्रकार से भारत से निकल ही गए और इंडोनेशिया की तरफ भी भेज दिए गए। तो डचों का खात्मा हो गया। देखो, डच लोग भारत में 1605 में एंटर किए, 1602 में अपनी फैक्ट्री कंपनी बनाए थे, 1605 में भारत में एंटर किए, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाए थे, और 1759 में भारत से काम फिनिश हो गया, और ब्रिटिश लोगों का ही भारत में कंट्रोल रह गया एक प्रकार से। ऐसे ब्रिटिश लोगों ने डेन को
सब कुछ खरीद लिया था उनका। ऐसे ब्रिटिश लोगों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और अंततः कौन बचा भारत में? ब्रिटिश लोग ही बचे। फिर ब्रिटिश लोगों ने भारत के राजाओं को हराया, उनको कंट्रोल करना शुरू किया और लगभग भारत पे उन्होंने फिर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और फिर भारत में अच्छी खासी लूटपाट जो उन्होंने की है, धन को अच्छा खासा लूटा, सोने की चिड़िया हमारा प्यारा भारत जो लूट कर ले गए। फिर 1947 में उनको भारत से निकाला गया। तो ये कहानी हम लोगों ने जो पूरी यहाँ से शुरुआत की है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग 5 देशों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है राविल ऑफ यूरोपियन में, जिनमें हमने पुर्तगीज और जिसमें डच लोगों के बारे में हमने बात की है प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इससे अगली क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ब्रिटिश, डैन और फ्रेंच लोगों के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक चीज़ों को रखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे।